सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की नदियां। कंपटीशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा बांध किस नदी पर है, कौन सी नदी कहां से निकलती है, कहां पर मिलती है, किसकी सहायक नदियां हैं, इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। सारे मैप के ऊपर क्लियर कर दूंगा। देखो, राजस्थान की नदियां, राजस्थान की नदियां पढ़ने से पहले एक बार भारत के संदर्भ में थोड़ा देखते हैं। ये अपना भारत है। भारत के दक्षिण में ये हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में ये हिंद महासागर है। भारत की दो तरफ से ये समुद्र लगता है। इस साइड में ये अरब सागर, अरब सागर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इनसे लगता है ये पानी, ये अरब सागर। दूसरा, ये इस दूसरी दिशा में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन चार राज्यों से लगता है। तो भारत की तटीय सीमा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में। तो पहला प्रश्न, तो भारत में बहने वाली नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर होगा 2। देखो मैप से, इस साइड से ये अरब सागर में गिरने वाली ये नदियां, इस दूसरी दिशा से ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। तो भारत में बहने वाली नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, अरब सागर में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, पालनपुर गुजरात से और रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक, अरावली। तो अरावली से लगभग ये इस दिशा की नदियां, पश्चिम दिशा की नदियां तो अरब सागर में गिरती हैं लगभग, और पूर्वी दिशा की नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो भारत में महान जल विभाजक का काम करती है अरावली, यानी अरावली से इस दिशा की नदियां अरब सागर में, और भारत में इस दिशा की अरावली से नदियां बंगाल की खाड़ी में। भारत की हो गई। अब देखो राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान में बहने वाली नदियों को कितने भागों में, कितने भागों में बांटा गया है? देखते हैं। ये राजस्थान, राजस्थान ये इस दिशा से निकलने वाली ज्यादातर नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो राजस्थान में एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दूसरा इस दिशा से निकलने वाली ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो दूसरी राजस्थान में एक तो अरब सागर में गिरने वाली, दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। और कुछ नदियां ऐसी हैं जो न तो अरब सागर में गिरती हैं न बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये थार का मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहीं पर कहीं विलुप्त हो जाती हैं या किसी झील में गिर जाती हैं। ऐसी नदियों को आंतरिक प्रवाह की नदियां कहते हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो राजस्थान में बहने वाली नदियों के कितने प्रकार हो गए? 3। अरब सागर में गिरने वाली जो कुल जल का लगभग 17% है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो कुल जल का लगभग 23% है, और आंतरिक प्रवाह की नदियां ये कुल जल का सर्वाधिक यानी लगभग 60% है। तो भारत में बहने वाली नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। भारत में महान जल विभाजक का कार्य अरावली पर्वत श्रृंखला करती है, यानी इससे नदियां 2 भागों में बढ़ जाती हैं। राजस्थान में बहने वाली नदियां 3 भागों में, अरब सागर में 17%, बंगाल की खाड़ी में 23% कुल जल के लगभग, और आंतरिक प्रवाह की नदियां लगभग 60%। अब देखो कई बार ये प्रश्न पूछते हैं कि कौन सी नदी जाकर कहां गिरती है। तो अपने राजस्थान के निकट से निकलने वाली नदियां, गुजरात का ये कुछ क्षेत्र है,
एक तो ये गुजरात के दक्षिण में है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, इसका क्या होना चाहिए कि कहां गिरती है, कुछ नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। तो खंबात की खाड़ी गुजरात के दक्षिण में अरब सागर का हिस्सा। खंबात की खाड़ी क्या है, गुजरात के दक्षिण में अरब सागर का हिस्सा, ये खंबात की खाड़ी कहलाती है। खाड़ी किसे कहते हैं, खाड़ी स्थल का वह भाग जो तेल और जल से घिरा हो। यहां पर ऐसी स्थिति बढ़ती है, जल का ऐसा भाग जो तीन और स्थल से घिरा हो। ये जल है, एक साइड में स्थल, दूसरी साइड में स्थल और तीसरी साइड में स्थल। स्थल का ऐसा भाग, जल का ऐसा भाग जो तीन और स्थल से घिरा हो, 1, 2 और 3 खाड़ी कहलाती है। तो खंबात की खाड़ी गुजरात के दक्षिण में, ये गुजरात का कच्छ भुज जिला है। कच्छ भुज के निकट ये खाड़ी बनती है, इसको कहते हैं कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी, तो कच्छ की खाड़ी है कहां पर, गुजरात के पश्चिम में है और खंबात की खाड़ी गुजरात के दक्षिण में है। अब देखो राजस्थान में ये कौन नदियां सबसे ज्यादा कहां से निकलती, कुछ सामान्य प्रश्न लेते हैं। सामान्य प्रश्न कुछ, भारत के कुल जल का अपने राजस्थान में कितना प्रतिशत है। पहला क्वेश्चन, भारत के कुल जल का राजस्थान में प्रतिशत। भारत के कुल जल का राजस्थान में प्रतिशत, तो लगभग 1%, एक्यूरेट 1.06%। भारत में यदि 100% जल है तो राजस्थान में लगभग 1% जल। दूसरा प्रश्न इसके ऊपर, सर्वाधिक नदियां किस संभाग से निकलती हैं। सर्वाधिक नदियां किस संभाग से निकलती हैं, तो सबसे ज्यादा नदियां निकलती हैं उदयपुर संभाग से। उदयपुर संभाग से, उदयपुर में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद ये जिले हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां और किस संभाग से निकलती हैं, तो इसका उत्तर होगा उदयपुर। फिर देखो राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस संभाग में बहती हैं, यानी निकलती तो उदयपुर संभाग से है लेकिन बहती किस संभाग में है, तो इसका उत्तर होगा कोटा। राजस्थान में और सबसे ज्यादा नदियां किस संभाग में बहती हैं, कोटा में बहती हैं। फिर जिलों की बात करते हैं, सर्वाधिक नदियों वाले जिले, सबसे ज्यादा और नदियों वाले जिले, तो एक तो चित्तौड़गढ़ और दूसरा झालावाड़। राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां निकलती उदयपुर संभाग से है, सर्वाधिक नदियां बहती कोटा संभाग में है। और जिलों की बात करें तो सर्वाधिक नदियां कौन से जिलों में बहती हैं, एक तो चित्तौड़गढ़ और दूसरा झालावाड़। अब देखो ये कई बार पूछते हैं, राजस्थान के नदी रहित जिले, यानी राजस्थान में कौन से जिलों में नदी नहीं, तो इन दो जिलों में राजस्थान में नदी नहीं, एक तो बीकानेर और दूसरा है चूरू। ये राजस्थान के नदी रहित जिले हैं, बीकानेर और दूसरा है चूरू। अब देखो इनको बारी बारी से पढ़ते हैं नंबर वाइज। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, महत्वपूर्ण। सबसे पहले देखो चंबल, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। सबसे पहले नंबर 1, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। देखो राजस्थान के अंदर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं और उनके ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। नंबर 1 चंबल, बिना सूत्र के मैप में जो चीज जहां पर है उसको वहीं पर चंबल नदी। सबसे पहले चंबल के उपनाम, इसको चंबल को और किन नामों से जाना जाता है,
चंबल के उपनाम चर्मणवती। चर्मणवती ये हमेशा बहती रहती है, इसलिए नित्यवाही, 12 मासी, पूरे वर्ष बहती तो 12 मासी, इसका एक ही मतलब हो गया। चर्मणवती, नित्यवाही, 12 मासी, मालव गंगा, मालव गंगा, कुम्मा सदा नीरा। चर्मणवती, नित्यवाही, पूरे वर्ष बहती, इसलिए इसको 12 मासी कहते हैं। मालव गंगा, ये मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र से आती है, इसलिए इसको मालव गंगा कहते हैं। सदा नीरा, पूरे वर्ष जल रहता है, इसलिए इसको सदा नीरा भी कहते हैं, चंबल नदी। अब देखो ये निकलती कहां से है और जाती कहां पर है। ये अपने भारत में नदियों से किस तरह से आपस में जुड़ी हुई है। भारत की और सबसे बड़ी नदी गंगा, ये नदी, ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। गंगोत्री, बस इतना ही, बाकी भारत की नदी पढ़ेंगे तब बात करेंगे। गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। इसकी एक सहायक नदी यमुना, जो यमुनोत्री, यमुनोत्री इमानी उत्तराखंड से निकलती है यमुना, और इलाहाबाद में मिल जाती है गंगा में। ये गंगा नदी गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, फिर यमुना इसकी सहायक नदी इलाहाबाद में इसमें मिल जाती है यमुनोत्री से निकल करके। अब देखो चंबल, इस तरह से जन्ना पाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में, जन्ना पाव की पहाड़ियों से निकलती है, और ये राजस्थान से होकर के उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। यमुना में मुरादगंज, इटावा में एक जगह पड़ती जिले में मुरादगंज, उसमें मिल जाती है यमुना में। इस तरह से इनका जाड़ है। गंगा की सहायक नदी यमुना, यमुना की सहायक नदी चंबल। ध्यान रहे, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। चंबल की कई सहायक नदी, यमुना की कई सहायक नदी, उनमें सबसे लंबी नदी है चंबल। अब राजस्थान के संदर्भ में इसकी क्या स्थिति बनती है, इसका ये जन्ना पाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में, जन्ना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश में, यहां से निकली चंबल, यहां से निकली अपने राजस्थान में आ गई। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है चौरासीगढ़, चौरासीगढ़ से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में प्रवेश किया, फिर चित्तौड़गढ़ से आगे कोटा, फिर बूंदी की कुछ सीमा से होकर कोटा और बूंदी की थोड़ी सीमा से होकर ये आगे सवाई माधोपुर, करौली और इस तरह से धौलपुर जिलों की मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती हुई आगे जाती है। आगे इस साइड में ये जाती है, ये आगे से यमुना उत्तर प्रदेश में बहकर आती है, यमुना ये मिल जाती है यमुना में, और यमुना में मिलती है मुरादगंज, जो इटावा में पड़ता है। इटावा मुरादगंज में किसे मिलती है, चंबल में। अब देखो चंबल जन्ना पाव की पहाड़ियों से निकलती है और आगे चलती है, इसके ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं मैथ में बिना सूत्र के सारे प्रश्न। देखो पहला क्वेश्चन तो ये, चंबल नदी का उद्गम, इसका उद्गम, तो इसका उद्गम क्या हो गया, जन्ना पाव पहाड़ी। जन्ना पाव की पहाड़ी जो है कहां पर, मध्य प्रदेश में है। पहला क्वेश्चन, जन्ना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। दूसरा प्रश्न, इसके ऊपर ये राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, प्रवाहित जिले, यानी राजस्थान के कौन कौन से जिलों में बहती है। तो राजस्थान का एक तो ये होगा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, दूसरा कोटा, फिर बूंदी की सीमा से होकर, बूंदी की सीमा से होकर, यानी बूंदी में कम बहती है, बूंदी की सीमा से होकर चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी की सीमा से होकर ये सवाई माधोपुर, 4 नंबर सवाई माधोपुर, 5 नंबर ये करौली,
और छठा ये धौलपुर। इस तरह से राजस्थान के 6 जिलों से बहती है। चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदी की सीमा से होकर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर 6 जिलों से बहती है। कई बार इस प्रश्न को इस तरह से पूछ लिया, चंबल नदी राजस्थान के निम्न में से किस जिले में नहीं बहती? तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर। तो इसका उत्तर बूंदी माना गया, क्योंकि ये बूंदी में कम बहती है, बूंदी की सीमा से होकर बहती है। तो इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, इसका उत्तर बूंदी माना जाता है। अब देखो चंबल नदी, इसके उपनाम चर्मणवती, नित्यवाई, बारहमासी, मालव गंगा और सदा नीरा। इसका उद्गम जन्नापाव की पहाड़ी, इसका संगम यमुना में, यानी ये मिलती कहां पर है? यमुना में। कहां पर? ये मुरादगंज, और जो इटावा में पड़ता है, और यूपी में, यानी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है चंबल। अब देखो चंबल के ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। अब देखो इसकी लंबाई कितनी? इसकी लंबाई 966 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई 966 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई इसकी 135 किलोमीटर। कुल लंबाई 966 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई 135 किलोमीटर। अब देखो ये इधर मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ ये नदी सीमा बनाती है। कौन कौन से जिलों के साथ सीमा बनाती है? सवाई माधोपुर, करौली, और ये लास्ट में है धौलपुर। तो चंबल नदी कौन से 2 राज्यों की सीमा बनाती है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, यानी राजस्थान के कौन से जिले सीमा बनाते हैं? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, 3 जिले सीमा बनाते हैं। इस सीमा की और लंबाई कितनी है? 241 किलोमीटर। चंबल नदी राजस्थान मध्य प्रदेश के मध्य कितनी सीमा बनाती हुई बहती है? 241 किलोमीटर। ध्यान रहे ये भारत के 2 राज्यों के मध्य सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाली नदी यही है, चंबल। भारत में 2 राज्यों के मध्य सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाली नदी कौन सी? चंबल, 241 किलोमीटर। तो चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा कितनी बनाती है? 241 किलोमीटर। राजस्थान के कौन से जिले? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है। अब देखो ये चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, और राजस्थान में पूरे साल बहती है। तो राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी कौन सी है? चंबल। यानी इसके अलावा राजस्थान में ऐसी कोई नदी नहीं जो पूरे वर्ष बहती हो, राजस्थान की नित्यवाही नदी। फिर देखो चंबल नदी का एक क्षेत्रफल हो गया, चंबल नदी का एक परवाह क्षेत्र हो गया। ये लंबाई होगी 966 किलोमीटर। परवाह क्षेत्र यानी दोनों साइडों में जितने भी इसका जल पहुंचता है, इसका बेसिन या परवाह क्षेत्र। ठीक है। अब देखो चंबल नदी का परवाह क्षेत्र कितना है? परवाह क्षेत्र 72,032 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की सबसे लंबी भी और सर्वाधिक परवाह क्षेत्र वाली भी 72,032 वर्ग किलोमीटर। ये चंबल नदी मिट्टी का अपरदन करती है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो मिट्टी को काटती ही मिट्टी का अपरदन करती है। इससे ज्यादा अपरदन भारत के अंदर कोई भी नदी नहीं करती। तो 1% ऑटोमेटिक निकला है। भारत की सर्वाधिक मर्दा अपरदन करने वाली नदी, भारत की सर्वाधिक मर्दा अपरदन करने वाली नदी, भारत की सबसे ज्यादा मिट्टी का अपरदन करने वाली, यानी मिट्टी को कटावने वाली, कटाव अपरदन किसे कहते हैं? मिट्टी के कटाव को। भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी को बहाकर तो लेके आती है ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन सबसे ज्यादा मिट्टी के अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। तो देखो मिट्टी का जल द्वारा अपरदन अवनाली का अपरदन कहलाता है। अवनाली का अपरदन, इसको रेंगती मृत्यु भी कहते हैं इस अपरदन को। तो ये राजस्थानी भाषा में
ये जो अवनाली का अपर्दन या चंबल नदी का जो अपर्दन है, इसको राजस्थानी भाषा में इस चंबल नदी के अपर्दित क्षेत्र को क्या कहते हैं? डांग कहते हैं। चंबल नदी भारत की जो सर्वाधिक मिट्टी का अपर्दन करने वाली नदी है, इसके अपर्दन करने के क्षेत्र को क्या कहते हैं? डांग कहते हैं। ध्यान रहे, ये प्रश्न इसमें से कई बार पूछते हैं। सर्वाधिक डांग क्षेत्र कौन से जिले में है? तो सर्वाधिक डांग क्षेत्र है सवाई माधोपुर में। सर्वाधिक डांग क्षेत्र कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर में है। तो चंबल के अपर्दित क्षेत्र को डांग कहते हैं। सर्वाधिक डांग क्षेत्र किस जिले में है? सवाई माधोपुर में है। भारत की सर्वाधिक मिट्टी का अपर्दन करने वाली नदी भी कौन सी है? चंबल नदी है। अब देखो, अब चंबल के बांधों से संबंधित प्रश्न क्या क्या प्रश्न बनते हैं? एक तो ये राजस्थान में प्रवेश कहां पर करती है? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में। उससे पहले मध्य जो राजस्थान में चलती जाएगी, प्रश्न बढ़ते जाएंगे। राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश में इसके ऊपर क्या प्रश्न बढ़ते हैं? मध्य प्रदेश में इसके ऊपर एक बांध है, उस बांध का नाम गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कई बार कंपटीशन में पूछते हैं। गांधी सागर बांध कहां पर है? मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध किस नदी पर? चंबल नदी पर। मैप से अपने आप किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है। और चंबल पर 4 बांध हैं, उनमें यह सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी पर ये 2 प्रश्न कई बार पूछते हैं। सबसे बड़ा बांध कौन सा? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहां पर? मध्य प्रदेश में। अब देखो, राजस्थान में इसके ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं? राजस्थान में ये इसके ऊपर चित्तौड़गढ़ में यहां पर एक बांध है, उसका नाम राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। ये राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। राणा प्रताप सागर बांध कई बार पूछते हैं। चंबल नदी पर रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। ध्यान रहे, ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। राजस्थान में चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध भी कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। अपने आप हो गया। चंबल पर वैसे सबसे बड़ा बांध गांधी सागर बांध है। चंबल पर राजस्थान में सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध। और राजस्थान का भी सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध, जो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। ये दूसरा बांध हो गया। अब देखो, चित्तौड़ जिले में अगले बांध पढ़ने से पहले चित्तौड़ में इसके ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं? एक तो रावत भाटा में इस चंबल नदी के किनारे परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। ये राजस्थान का पहला परमाणु संयंत्र है। राजस्थान का पहला परमाणु संयंत्र रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे है। भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था तारापुर महाराष्ट्र में, जबकि राजस्थान का प्रथम परमाणु संयंत्र रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में और चंबल नदी के किनारे। ठीक है। अब देखो, इसमें चित्तौड़गढ़ में एक चूलिया ग्राम है, वहां पर चूलिया जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात जो 18 मीटर ऊंचा है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के किनारे कहां पर है? चूलिया ग्राम में। चूलिया ग्राम में यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो महात्मा गांधी जलप्रपात, जिसको जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कर्नाटक में शरावती नदी पर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल जलप्रपात वेनेजुएला में और कैरो नदी पर। फिर ध्यान देते हैं, यहां पर चूलिया ग्राम में चंबल नदी पर एक जलप्रपात है, उसका नाम चूलिया जलप्रपात। तो चूलिया जलप्रपात किस नदी पर? चंबल नदी पर। किस गांव में? चूलिया गांव में। और 18 मीटर ऊंचा है। इससे ऊंचा राजस्थान में सबसे कोई जलप्रपात नहीं। तो दूसरा प्रश्न, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
चूलिया जलप्रपात। ये प्रश्न हो गए। तो चंबल का उद्गम झरना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से, गांधी सागर बांध इसके ऊपर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में प्रवेश चौरासीगढ़ में, राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, और चूलिया जलप्रपात चूलिया ग्राम चित्तौड़गढ़ में। आगे देखते हैं कोटा में इसके ऊपर एक बांध है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। ये जवाहर सागर बांध इसके ऊपर कहां पर है? कोटा में, कोटा में जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर। फिर देखो कोटा में इसके ऊपर 4 नंबर का बांध है जवाहर, ये कोटा बैराज, कोटा बैराज या कोटा बांध। तो कोटा बैराज इसके ऊपर कहां पर है? कोटा में ही है। कोटा बैराज जो कोटा में ही है। तो इसके ऊपर पहला बांध गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में पहला राणा प्रताप सागर बांध। फिर से सुन लीजिए, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध। फिर देखो जवाहर सागर बांध कोटा में, इसके ऊपर अंतिम बांध कोटा बैराज कोटा में है। इस कोटा बैराज से सिंचाई होती है, सिंचाई होती है। चंबल नदी पर निर्मित बांधों में ये एकमात्र बांध है, एकमात्र बांध है जिससे सिंचाई होती है। कौन सा? कोटा बैराज। चंबल नदी पर स्थित एकमात्र बांध जिससे सिंचाई होती है कौन सा है? कोटा बैराज। ठीक है, यहां पर इस चंबल नदी से कोटा में 2 नहरें निकाली गई, 2 लिफ्ट नहर। उनका नाम है सावन भादो लिफ्ट सिंचाई परियोजना। सावन भादो लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस जिले में है? कोटा में है। कोटा बैराज से इन सिंचाई परियोजनाओं को जल मिलता है। तो राजस्थान का एकमात्र बांध जिससे सिंचाई होती कौन सा? कोटा बैराज। इनसे नहरें निकाली गई कौन सी? सावन भादो लिफ्ट सिंचाई परियोजना। इस तरह से ये इसके बांधों से संबंधित प्रश्न हो गए। चंबल नदी, अब देखो चंबल नदी की बंगाल की खाड़ी में इसका जल गिरता है। ये मिलती कहां पर है? इटावा मुरादगंज के निकट और यमुना में। तो सहायक नदी किसकी हो गई? यमुना की सहायक नदी होगी। कई बार इस तरह से पूछते हैं, चंबल परियोजना कौन से 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? चंबल परियोजना कौन से 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसका अनुपात भी पूछते हैं, इसमें की हिस्सेदारी 50:50। तो चंबल परियोजना कौन से 2 राज्यों की है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की। इसमें राजस्थान का हिस्सा 50% और मध्य प्रदेश का हिस्सा भी कितना है? 50%। ठीक है, आप देखो चंबल नदी के ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं? इसकी सहायक नदियां, चंबल की सहायक नदियां, चंबल की सहायक नदियां। एक छोटा सा सूत्र बताता हूं, फिर सारी जो मैप के ऊपर है उनको क्लियर करूंगा। में कुकू पक्का बबा, में कुकू पक्का बबा। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, में कुकू पक्का बबा। में का मतलब है मेज, कु का मतलब है कुन्नू, अगले कु का मतलब है कुराल, पा का मतलब है पार्वती, पार्वती, और का मतलब है काली सिंध, काली सिंध, और बै का मतलब है बनास, बनास, और बा का मतलब है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी। ये चंबल की सहायक नदियां। में कुक्कू पक्का बबा, में कुक्कू पक्का बबा। में का मतलब मेज, कु का मतलब कुन्नू, अगले कु का मतलब कुराल, पा का मतलब पार्वती, का मतलब काली सिंध, बै का मतलब बनास, और बा का मतलब ब्राह्मणी। इस तरह से ये चंबल की सहायक नदियां हैं। इनको मैप में डिटेल नंबर वाइज पढ़ेंगे। ये सहायक नदियां इस छोटी मोटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इनमें ज्यादातर इस तरह से पूछते हैं, निम्न में से बंगाल की खाड़ी
में गिरने वाली नदी नहीं है। ये मैप में देखने से क्लियर होंगी सारी। ए नंबर ऑप्शन मेघ, बी नंबर बनास, सी नंबर काली सिंध और डी नंबर लूनी। ज्यादातर नदियों में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी अन्य अलग अपवा तंत्र की नदी है। तो मेघ, बनास, काली सिंध देख लीजिए, चंबल की साइड नदियां हैं, तो ये वहां गिरेंगी जहां पर चंबल गिरेगी। सहायक नदी वहां पर गिरती है जहां पर नदी गिरती है। लुन्नी ये अलग से है, तो इसका उत्तर क्या होगा? लुन्नी। इस प्रकार से इनके बहुत सारे प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। आगे देखो